नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सिलेबस में शामिल चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ। इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें आप जानेंगे पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। अब इसमें देखिए बताया गया है पत्रों के लिए कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने, लेटर राइटिंग ने एक कला का रूप लिया। साथ ही डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को एक नई दिशा मिली। साथ ही जो लेटर राइटिंग कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम, स्कूली सिलेबस में भी पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। और ये काम न सिर्फ भारत में हुआ, दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ और विश्व डाक संघ ने भी काफी भूमिका निभाई पत्रों को विकसित करने में या पत्र का जो कल्चर है उसको डेवलप करने में। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न है वो अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पत्रों को सही दिशा कब मिली? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डाक व्यवस्था के सुधार के साथ। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या किया गया? तो इसके लिए क्या किया गया? विद्यालय पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन, लेटर राइटिंग कंपटीशन आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू कर दिया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें आपको बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लेटर राइटिंग कंपटीशन आयोजित किए गए और ये सिलसिला, ये जो शुरुआत हुई ये हुई 1972 से। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन का साधन है वो और दूसरे भी हुए हैं। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए आना जाना भी लोगों का बढ़ गया, तो वहां पर जरूर पत्र प्रभावित हुए, लेकिन गांव में आज भी वहां की दुनिया चिट्ठियों से चलती है। फैक्स, ईमेल और टेलीफोन आने से भी चिट्ठियों की तेजी को रोका, और लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है। इससे रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं किसने आयोजित करवाई? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व डाक संघ। अगला प्रश्न है, चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका? तो इसका सही उत्तर होगा फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल। अगला हमारा पैराग्राफ है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर पत्र के महत्व को जाने
तो ऐसा पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिसने किसी के लिए पत्र न लिखवाया हो या लिखा हो या पत्र का इंतजार न किया हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है भारतीय सैनिक कि वो कैसे अपने घरों से दूर सीमा पर तैनात रहते हैं, तो वो अपने घर वालों की चिट्ठी और पत्रों का इंतजार करते हैं उनका समाचार जानने के लिए। और इसके महत्व को जानने के लिए आप अपने घर के दादा दादी मम्मी पापा से जान सकते हैं कि उनके समय पत्र का क्या महत्व रहा है। अब आगे इन्होंने कहा है कि पत्र पहले जो इतना इम्पोर्टेंस रखता था उसका महत्व कम क्यों हुआ। उसके दो कारण यहाँ पर इन्होंने बताए इस पैराग्राफ में। पहला है परिवहन साधनों के विकास, मतलब आप बस, रेल, विमान, इनसे एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी जा सकते हो, जिसके कारण पत्रों की गति कम हुई। और दूसरा कारण इन्होंने बताया है कि पहले कम्युनिकेशन का इकलौता साधन पत्र था, लेकिन आज मोबाइल, ईमेल, आज तो जमाना बदल गया है, ये कहना चाहते हैं। आगे है, अब देखिए इसमें प्रश्न है पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चिट्ठी या पत्र। अगला प्रश्न है, अगला पैराग्राफ, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज या सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपने अपने पूर्वजों की या पुरखों की या अपने से पहले वाली पीढ़ी की चिट्ठियों को संभाल कर रखा होगा। और कहा है कि अपने समय के जितने भी बड़े राइटर हुए हैं, पत्रकार हुए हैं और कवि हुए हैं, उस समय के उन लोगों के जब आप पत्र पढ़ते हो तो हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को सिर्फ फोन कर लेते तो आप उनके माध्यम से जो पिता के पत्र पुत्री के नाम पढ़ते हो वो कभी नहीं पढ़ पाते। और आपने अपनी पिछली कक्षा में संसार पुस्तक है, इस पाठ से आपने वो पत्र पढ़े हैं। तो और दूसरी बात बताई है, क्या अंतर बताया है पत्र और एसएमएस में, कि एसएमएस को आप कई दिनों तक सहेज कर नहीं रख सकते हो, ना ही आपके वो याद रहते हैं, पर पत्र आप उसको संभाल कर रख सकते हो और उनमें लिखी हुई बातें आप याद रख सकते हो। और इसके लिए एक और उदाहरण दिया है कि भारत में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में आगे हमें बताएंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में किसका विषय हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसंधान। प्रश्न 7 है, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन कहाँ पर है। तो इसका उत्तर है दुनिया के संग्रहालयों में। आगे है पैराग्राफ, राष्ट्रपिता यादगार या धरोहर उनके लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिया कि पत्रों को सहेज कर रखना, तो राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। साथ में बताया कि आज़ादी के समय जब यहाँ जो भी अंग्रेज अधिकारी तैनात थे, उन्होंने अपने परिवारों को जो पत्र लिखे, उससे हमें उस समय के जो आंदोलन थे उनके बारे में, उनकी जमीनी हकीकत के बारे में हमें पता चलता है कि वो कितने मजबूत थे, लोग कितने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज मतलब प्रसिद्ध हस्तियां, लोग। गांधी जी, अब यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस नाम से आते थे? तो क्या लिखा रहता था? महात्मा गांधी इंडिया। उसी से अभी देखिए, हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? सामने वाले का एड्रेस पूरा, उनका नाम, उनके घर का पता, पिन कोड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा उनका स्टेट है, और ये सब लिखा रहता है। पर गांधी जी के लिए पत्र सिर्फ नाम से आते थे, महात्मा गांधी और इंडिया लिखा होता था, और वो पहुंच जाते थे उनके पास। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध थे, फेमस थे। आगे है, देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र आते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास बहुत ज्यादा संख्या में पत्र आते थे, लेकिन वो उन सभी के उत्तर देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो सभी लोगों का सम्मान करते थे, जो भी पत्र आता उनका उत्तर देते। तो यहाँ वो पत्रों का भी कितना सम्मान करते थे। साथ ही अगर उनका राइट हैंड दर्द करता तो वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम सभी नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वालों लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों का जादू बताते हुए कहा कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे उनकी चिट्ठियां लोगों ने फ्रेम करवा के भी रखी हुई हैं, और इसके साथ ही पत्रों के आधार पर कई पुस्तकें दूसरी भाषाओं में भी लिखी जा चुकी हैं। उनके बारे में बताएंगे। आगे हम जानते हैं, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र को दस्तावेज कहा है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के कवि, हरिवंश राय बच्चन कवि व लेखक, निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके बारे में आपने पहली कविता ध्वनि पढ़ी, उनके कवि। और आगे है दयानंद सरस्वती। तो ये सब इन्होंने जो पत्र लिखे वो किस प्रकार पुस्तकों का रूप ले चुकी थी वो यहाँ पर बताया है। आगे उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों तथा उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया है। जो महान लेखक और उस समय के जो राजनीतिज्ञ हुए हैं या राजनीतिक व्यक्तित्व रखते हैं, उनके साथ जो भी पत्रों का आदान प्रदान हुआ है वो आज पुस्तकों के
माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब हम जानेंगे प्रश्न। वास्तव में पत्र किसी से कम नहीं है, तो रिक्त स्थान भरना है। उत्तर आएगा दस्तावेज। अगला प्रश्न है, पंत जी के 200 पत्र किसके नाम लिखे गए? तो बच्चन के नाम। निराला जी के पत्र किस नाम से हैं? तो इनका सही उत्तर है, हमको लिख्यो है कहाँ। आगे हम जानेंगे टैगोर जी, ये आप पढ़ चुके हैं। टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिससे बहुत से नए तथ्यों, उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार है। अब इन्होंने देखो पत्र का महत्व बताते हुए कहा कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, लेकिन आज भी पत्र का उतना ही महत्व है और लोग इंतजार भी करते हैं पत्रों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि पत्र संचार के अन्य माध्यम आने से पत्र का महत्व उतना ना रहा हो, लेकिन भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर दूसरी अन्य कारणों से या अन्य सेवाओं से लोग पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि अभी तो देखो मनी ट्रांसफर कर देते हैं इंटरनेट ऑनलाइन माध्यमों से, पर पहले क्या था, जैसे कि सैनिक दूर रहते हैं या कोई व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहा है तो वो अपने घर रुपए भेजता था मनी ऑर्डर के माध्यम से। तो कहा है कि डाकिया देवदूत का रूप माना जाता था। ये था हमारा पाठ। अब प्रश्न है इस पैराग्राफ से संबंधित, महात्मा और कवि के नाम पत्र किसने किसके नाम लिखे? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न है, दूर देहात में लाखों गरीब घरों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तो इसका सही उत्तर है मनी ऑर्डर पर। देवदूत के रूप में किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है डाकिया देवदूत माने जाते हैं। पत्रों के आईने में पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। ये था हमारा आज का पाठ। अब इसके जो प्रश्न हैं वो गूगल क्विज के रूप में भी आपको दिए गए हैं, लिंक शेयर की गई है। आप ये पाठ पढ़ने के बाद गूगल क्विज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।